जैसा कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं, आज हम उसमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिख लें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम देख लें। व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ each constituent in any row or in any column is zero, then the value of determinant is zero। किस तरह से? क्या लिखा है? इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो, किसी भी रो या कोई कॉलम है ना, कोई रो या कोई कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स यदि वो सारे जीरो हो तो जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या होता है? जीरो। हम इसका एग्जांपल ले लें, हर एक को हम एग्जांपल से कर लें तो जल्दी समझ में आएगा। सपोज यहाँ लिखा है 0 0 0 और हम कोई भी नंबर लिख लें 6 8 2 3 2 1, सपोज इस तरह से लिखा हुआ है। अब जब हमको इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो हमने एक्सपांशन सीखा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो तो क्या मिलेगा? एक्सपांशन करने जाएंगे तो देखिए ये 0 हो गया, तो 8 2 2 1, देन माइनस 0 0, ये रो गई, ये कॉलम गया तो 6 2 3 1, देन अगेन प्लस 0, ये 0 तो फिर मिलेगा 6 8 3 2। तो इस तरह से 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमको क्या मिलेगा? 0। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम की सारे एलिमेंट्स जब 0 होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो क्या मिलती है हमको? 0। तो ये आपको लर्न करना है कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये लिख लीजिए, इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब किस तरह से, तो ये मैंने करके भी बता दिया है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये लिख ली होगी आप लोगों ने सबने, अब मैं सेकंड लिख रही हूँ यहाँ पर। व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? सो यू राइट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट the value of a determinant is not altered by changing, is not altered by changing its rows into column and columns into rows and columns into क्या लिखेंगे? rows। देखिए क्या कहा है कि किसी भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, मतलब क्या होती, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। जो वैल्यू है वो सेम मिलती है, कब? बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। जब इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तब भी इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम एग्जांपल ले लें,
कोई एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3, फिर यहाँ 2 3 0 4 0 1, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। अब पहले हम इसकी वैल्यू निकालें, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, जब 1 लेंगे तो आपको पता है ये रो और ये कॉलम गया, तो 3 1 जा 3 माइनस 0, देन माइनस 2 लिखेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या आएगा 2 1 जा 2 माइनस 0, देन अगेन 3 लिखेंगे तो प्लस 3, ये रो ये कॉलम गया तो 0 माइनस 12, आंसर क्या आएगा हम देखते हैं इसमें। ये मिलेगा 3, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 36, 12 3 जा 36। अब 36 और 4 कितना होगा, 3 माइनस 40, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 37। तो ये तो हमको इसके लिए आंसर मिला है। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को जैसा लिखा है, क्या लिखा है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते, तो हम इसको डेल डैश नाम दे देते हैं। क्या करें इसको, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, फिर थर्ड रो है वो 4 0 1 लिखते हैं। इससे भी हमको आंसर यही मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा, डेल डैश इज इक्वल टू 1 लेंगे, देखिए ये रो गई, ये कॉलम गया 3 1 जा 3, देन माइनस 2, ये रो गई, ये कॉलम गया 2 1 जा 2 माइनस 0, देन प्लस 4 लेंगे, फिर क्या होगा 0 माइनस 9। देखिए अब ये हो गया 3 माइनस 4 9 जा 36, 36 और 4 मिलके कितने हो गए 40, 40 में से 3 गए माइनस 37। अब देख लीजिए आप यहाँ पर कि इन दोनों के जो आंसर है उसमें कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। तो जो हमको ये याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, मतलब उनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। कब, जब इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तब इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम थर्ड देख लेते हैं कि क्या लिखी है, पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं थर्ड लिखती हूँ। चलिए अब करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर थर्ड में लिख लेती हूँ, तब तक आप ये लिख नोट कर लीजिए, नहीं किया है तो। थर्ड है इफ टू, ये थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी, इफ टू एडजेसेंट, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स क्या कर रहे हैं, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, changes in sign, changes in sign, but its numerical value is not changed, but its numerical value, ये मैं रफ कर देती हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू इज अनचेंज्ड होना सा लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ टू एडजेसेंट रोज आर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। मतलब फर्स्ट रो को सेकंड पे ले जाए, सेकंड रो को फर्स्ट पे ले जाए, या फर्स्ट कॉलम को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे लाए, तो क्या होगा, इंटरचेंज, चेंजेस इन साइन, तो उनका जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, बट उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, चेंज होगा। यदि एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम देख लें किस तरह से है ये, कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें फिर से। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो हमने पहले लिया था ऐसे ही कुछ ले लेते हैं हम। यहाँ 0 1 2 3 4 5 2 1 और यहाँ 3 ले लेते हैं। अब हम पहले इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 लेंगे, ये रो ये कॉलम गया तो 4 3 12 माइनस
5, ये तो 0 ही रहेगा। फिर +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिड वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। तो -1 जैसे ही लेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 3 जा 9 -10। अब मैं वैसा लिख के नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देन +2 करेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 1 जा 3 -8। अब क्या होगा देखिए, ये तो 0 हो गया, ये 9 -10 यानी -1 और -1 मिलके +1 हो जाए। ये होगा 8 -3 -5 इंटू 2 यानी -10। अब -10 +1 यानी -9। नाउ what is the third property if two adjacent rows or columns of a determinant are interchange। यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं रो को ही चेंज करती हूँ, जो पूरी की पूरी सेकंड रो उसको फर्स्ट रो बना देती हूँ। तो 3 4 5 मैंने फर्स्ट में लिख दिया और 0 1 2 को मैं नीचे लिख देती हूँ। और जो थर्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्या किया है मैंने, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया। देख लीजिए आप यहाँ पर सेम ऐसी है, सिर्फ उसको हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है। अब हम इसका क्या निकालें, वैल्यू निकालें, तो आनी यही चाहिए, सिर्फ साइन कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव। जो प्रॉपर्टी लिखी उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। अब हम करके देखते हैं। तो देखिए जब हम 3 लेंगे तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 3 -2। देन -4 करेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 -4। फिर क्या होगा, प्लस क्या लिखेंगे, 5 +5 लिखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख देती हूँ। +5 लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 0 -2। अब ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 -2 है 1 मिलेगा, सो 3 × 1 माइनस ये 4 4 जा 16, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ गया 16 और ये -10 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 3 मिलके कितना होगा, 3 + 16, 16 में से 10 लेने हम यहाँ 6 लिख लेते हैं, तो 6 + 3 9। अब यहाँ बिल्कुल आप देख लीजिए, जो डेल था वो हमको -9 मिला और जो डेल है वो क्या मिला, 9। तो जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो सेम आई है, सिर्फ जो इसका साइन जो है वो चेंज हुआ है। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इफ टू एडजेसेंट रोज, मतलब कोई भी 2 रो, आप कॉलम भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ रो ली है, आप इस कॉलम को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, या इन 2 को चेंज करें, कोई ऐसा नहीं, आप किसी को भी चेंज करेंगे तो वैल्यू जो न्यूमेरिकल है वो सेम आएगी, सिर्फ जो उनका साइन है, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और दूसरी कैसे मिलेगी, नेगेटिव। तो ये इसका मीनिंग है, इसमें इस तरह से यहाँ पर चेंजेस होता है। अब हम प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं क्या दिया है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब देखिए, तो हमको जहाँ क्वेश्चन में इस तरह से आंसर मिलेंगे तो उस जो प्रॉपर्टी वो लिखना कंपलसरी रहेगी कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ है, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो हम 4th प्रॉपर्टी लिख लें। व्हाट इज 4th प्रॉपर्टी, इफ 2 rows or columns of a determinant are identical, if 2 rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. Determinant is 0. अब इसका मीनिंग भी हम समझ लें, क्या लिखा है देखिए इधर, किसी भी इफ 2 rows और कॉलम्स, कोई 2 रो या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या कॉलम कैसे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का यहाँ मीनिंग है दोनों बिल्कुल सेम हो, जैसे पहली रो 1 1 1 है और सेकंड भी 1 1 1 है, तो जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0। अब हम इसके लिए भी एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे ही हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से ले, सपोज यहाँ लिखा है 2 2 3, सेकंड रो भी ऐसी लिखी है और थर्ड रो में 1 2 और 5 लिखा है। कुछ इस तरह से हमने इसके नंबर्स ले लिए। अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए।
अब इसको एक्सपांड कर रहे हैं हम, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1 के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल इज इक्वल टू 2। देखिए अब ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 5 10 माइनस 6। ये सभी को समझ में आ रहा है, मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब ये रो और ये कॉलम गया, जब ये एलिमेंट लिखा तो ये रो और ये कॉलम चला गया, बचे ये 4, तो इधर इसका मल्टीप्लाई देन इसका इसमें। अब बीच वाला एलिमेंट हमेशा आपको याद रखना है कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसको हमको क्या लेना है, माइनस ही लेना है। सो -2 लिखेंगे। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में सारे एलिमेंट चले गए, तो 2 5 10 माइनस 3, देन लास्ट आएगा +3। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 2 2 4 माइनस 2। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए 2 10 माइनस 6 यानी 4 आएगा, देन -2 10 माइनस 3 यानी 7 आएगा, देन +3 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। अब ये मिलेगा 4 2 8 माइनस 7 2 14 +6। अब आप देख सकते हैं 6 और 8 कितना हो रहा है, 14। 14 माइनस 14 मीन्स आंसर इज 0। तो ये जो कहता है कि इफ 2 रोज, अब हमने तो यहाँ रो लिखी थी, आप चाहे तो 2 2 3 2 2 3 ऐसा लिख दो, 1 2 5 ऐसा लिख लें। आप करके देखिएगा तो किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक जैसे हो, सिमिलर हो, आइडेंटिकल कहा जाता है उनको, और उसका आंसर हमेशा हमको क्या मिलता है, सॉल्व करने पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 0। इस तरह से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की देख ली, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे। अब हम लिखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लिख लें, क्या लिखें, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, इफ all the elements of a row, क्या है, if all the elements of a row या कॉलम है ना, और कॉलम of a row or column of a determinant क्या कहा है, आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, किसी भी के, कोई कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 या जो भी के इस तरह से कांस्टेंट है, यदि हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन द value of the determinant, value of the determinant gets multiplied by k, gets multiplied by k। तो हम इसका भी एग्जाम्पल देख लें कि किस तरह से हो सकता है ये। तो हम कोई फिर से नंबर ले लें, क्या करें हम इसमें, इसको डेल इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1, हाँ 2, चलिए 2 1 3 ले लेते हैं, फिर 3 4 1 2 0 3, इस तरह से ले लें हम। अब हम इसका भी एक्सपांशन करें तो क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, 4 3 12 माइनस 0, देन -1, ये रो ये कॉलम गया तो 3 3 9 माइनस 2, देन +3 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये रो ये कॉलम गया 0 माइनस 8, क्या मिलेगा आप देखिए, तो 12 2 24, 9 माइनस 2 यानी 7 आया तो -7, देन 3 8 24, माइनस का 24 है ना। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, -7। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, किसी भी रो या कॉलम में के से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आएगा, मतलब आंसर यही मिलेगा। इसमें जो के हमने मल्टीप्लाई किया बस वो एक ऐड हो जाएगा, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे हम करके देखते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई बाय, क्या कर लें 2 से कर लेते हैं, इन R1 तो क्या मिलेगा, देखिए हम इसको डेल डैश नाम दे देते ताकि नया हमको समझ में आ जाए। तो 2 2 4 2 और ये 6 हो गया, फिर 3 4 1 एज इट इज रहेगा 2 0 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जब हम 4 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम गया, 4 3 12 माइनस 0 आ गया,
-2 लेंगे, ये रो और ये कॉलम गया तो 9 - 2 आ गया। देन +6 लिखेंगे तो 0 - 8 हो जाएगा। अब देखिए 12 4 जा कितना होगा 48, -2 9 - 2 यानी 7 7 2 जा, तो पहले लिख लेते हैं। देन 6 8 जा 48। अब देखिए 48 -40 -48 बोथ आर कैंसल। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था और जो -7 है, तो ये कौन आ गया कांस्टेंट है, जिससे मल्टीप्लाई किया था वही हमको उसके मल्टीप्लिकेशन में मिल गया। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो किसके इसमें मिल रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 में। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किया है। तो आप विथ एग्जांपल उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो जल्दी से आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट। सिक्स लिख लें हम। चलिए ये हो गया आपका। अब मैं 6 लिख देती हूँ यहाँ पर, तब तक आप ये लिख लीजिए। ये नहीं लिखा है तो मैं इतना ही रफ कर रही हूँ, फिर हम आगे का देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है? अब प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ईच constituent in any row or column consist of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two, मैं रफ कर रही हूँ पहले वाला, sum of two determinants of the same order. क्या लिखा है? इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो, उसकी कोई भी रो या कॉलम है ना, रो या कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। किस इसमें दी हुई है? टू टर्म्स केस में दे रखी है, मतलब उनमें या तो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, इस तरह से। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, तब हम उस डिटरमिनेंट को कैसे सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स के ऑर्डर के फॉर्म में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो सपोज मैं सिर्फ आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ कि किस तरह से हो सकता है। तो लेट डेल इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं तो कॉलम में लिख लेते हैं। क्या लिखें? a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, और यहाँ लिखा है b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए यहाँ हम इसको इन दोनों के सम के फॉर्म में भी हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। क्या करेंगे? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इनके बीच में यहाँ प्लस साइन है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। और इसको क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, b1 b2 b3, ऐसे ही c1 c2 c3। इस तरह से कोई यदि हमको डिटरमिनेंट्स इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें करके देखेंगे और आपको वहाँ पर अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अब हम लास्ट ये 7th देख लें क्या लिखा है। 7th में जो इसकी 7th प्रॉपर्टी वो क्या कहती है? इफ टू ईच एलिमेंट, each
of each element of a row or column of a determinant be added or subtracted. The equimultiples of the corresponding elements of one or more rows रो या कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉलम्स, द डिटर्मिनेंट रिमेन्स, क्या होगा, अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड लिख लें हम। यदि इसमें क्या लिखा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई रो या कॉलम को भी एडेड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वी मल्टीपल, मतलब किसी रो में हमने 2 से कॉलम मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट में से माइनस कर दिया है, थर्ड को फर्स्ट में से कर दिया, ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज, एक या ज्यादा रो में से, तो क्या होता है, द डिटरमिनेंट जो रिमेन्स है वो कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है। उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू रहेगी वही रहेगी। जैसे मैं आपको इसमें सिर्फ लिख देती हूँ कि किस तरह से हो सकता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, सपोज कोई है डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यदि हम A1 में से जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें P से मल्टीप्लाई करके उसको इसमें ऐड कर दें और इस C में Q से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर दें, तब भी क्या होगा, आंसर वही रहेगा। तो हम इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पर लिख देती हूँ, डेल इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ, तो क्या आएगा, A1 प्लस, मैंने क्या कहा, इसमें P से मल्टीप्लाई करके, तो P भी 1 कर दें और इसमें QC 1 कर दें, और जो सेकंड और थर्ड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। इस तरह से हम यदि इसको लिख दें, ऐसे ही हम इसको लिखें A2 प्लस PB2 माइनस QC2 और यहाँ हो जाएगा B2 C2। इसी तरह से A3 प्लस PB3 माइनस QC3, फिर यहाँ आएगा B3 और C3। तो जो इन दोनों को जब अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो अभी इसके पहले वाली जस्ट इसके 6th वाले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस PB1, और इसको अलग कर दें। फिर इनमें से जब इसको सॉल्व करेंगे P और Q के फॉर्म में, तो सेम ऐसा ही इसका यही आंसर मिलेगा। तो आप सिर्फ अभी लिख लीजिए, जहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से किया हुआ है। अब हम लास्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट involving x are polynomials in x and del is equal to 0 when a is put of x, then x minus a is a factor of del। तो आप लिख लीजिए सिर्फ इसकी, अब जो लास्ट जो है ये सिर्फ लिख कर रख लेते हैं, जहां इसका यूज आएगा उसको मैं वहां पर बता दूंगी। इफ द elements of determinant delta involving x
x are polynomial polynomials in x and del is equal to 0 when a is put for x, then x minus a is a factor of del। आपको पता है पॉलिनोमियल में x माइनस इक्वल टू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाती है a। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इन्वॉल्विंग x यदि इन्वॉल्व है पॉलिनोमियल्स इन x, किसमें x में है, वो पॉलिनोमियल x में है ना। तो और वहां पर डेल इज इक्वल टू 0 है तो a किसके लिए पुट कर रहे हैं, फॉर x के लिए, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डेल। जो x माइनस a है वो किसका फैक्टर होगा, डेल का। अब ऐसे ही 9th जो है वो हम लिख लें, लास्ट इसकी है थ्योरम या जिसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ cofactors of a particular row or column and any other row or column of a determinant is 0। कोफैक्टर निकलेंगे। अब कोफैक्टर मैंने आपको बताया था a1 b1 b2 इनके सबके कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के ले लें, और एंड एनी अदर रो और कॉलम, या किसी दूसरी रो या कॉलम के ले लें, तो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस तरह से हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है कि प्रॉपर्टी के साथ। तो अब देखिए किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा लॉजिक से ही है डिटरमिनेंट कि किस तरह से हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए मैं बता देती हूँ एक आधा, फिर हम आगे की क्वेश्चन कल करेंगे। आज सिर्फ एक आधा कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए जैसे कहा है इवैल्यूएट, क्या लिखा है इसमें, डिटरमिनेंट 3 1 1, देन सेकंड है 1 3 1, फिर है 1 1 3। अब इसमें हम क्या करें, मैक्सिमम 3 लाने की कोशिश करें। तो डेल इज इक्वल टू दे रखा है, तो हम जहां तक हमसे हो सकता है पहले हम उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, या तो मैं R1 में लगा दूं, इसमें से इसको माइनस करूं तो 0 मिलेगा, है ना, और ये 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, और इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। मतलब R1 और R2 में हम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो क्या लिखें, R1 में हमने सीखा है ऑपरेशन कैसे लगाना है, तो R1 माइनस R3 कर देते हैं। सेम ऐसा ही R2 में हम R2 माइनस R3 लगा देते हैं। तो देखिए क्या मिल रहा है, R1 में R1 माइनस R3 कर रहे हैं, तो 3 - 1 यानी क्या मिलेगा, 2, 1 - 1 यानी 0, फिर 1 - 3 यानी -2, इसी तरह से आएगा। अब R2 में ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R3 यानी 1 - 1 0, है ना, 3 - 1 क्या मिल रहा है, 2, देन 1 - 3 यानी -2। अब लास्ट जो रो है वो एज इट इज रहेगी, ये मैंने कल भी आपको समझाया था।
मैट्रिसेस जब हमने किया था उसमें हमने ऐसे ही किया था। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब हम इसको फिर से प्लस माइनस कर जाएंगे तो वही मिलता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रो के विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम क्या कर देते हैं, एक्सपांड। सो वी राइट हियर एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू, आगे हम आर एस लिख के छोड़ देंगे तो आपको समझ लेना है। एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, R1 के। तो देखिए 2 लिखेंगे, एक्सपांड करना है तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो क्या मिलेगा 2 3 6। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप पहले लिख लीजिए, ये 2 लिखा, यहाँ आ जाएगा 2 - 2 1 3, देन 0 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, बट फिर भी लिख लेते हैं 0, ये गया तो 0 - 2 1 3, +2 होता है बट यहाँ साइन माइनस का तो हम -2 लिखेंगे। ये रो जिस कॉलम रो में वो चले गए तो 0 2 1 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 3 6, बीच में माइनस साइन होता है और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा। फिर ये तो 0 ही है, करने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम करते भी है तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। देन -2, ये हो जाएगा 0 और -2। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 6 और 2 मिलके कितना हो रहा है 8, फिर हो रहा है 0 तो 0 ही रहेगा, फिर -2 और ये -2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। सो वी राइट हियर +2 × 2। अब देखिए 8 2 16 +4 मीन्स आंसर आपको क्या मिला 20। तो इसको इवेल्युएट करने पे जो हमको आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 20। तो हम इसको डेल = लिख सकते हैं। तो जो या तो आप चाहें तो ये बजाय इसके आप इसको ऐसा डेल = करके लिख सकते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आई है डेल की वो क्या मिली है 20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम इसके आगे एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि फिर कल हम नेक्स्ट जो दूसरे टाइप है उसमें भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए एक आधा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लें कैसा लिखा है। इसमें भी यही इवेल्युएट ही करना है, बट यहाँ ऐसा नहीं लिखा था कि विदाउट एक्सपांडिंग, तो हमने यहाँ एक्सपांड करके कर दिया। आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है कि विदाउट एक्सपांडिंग। तो बिना एक्सपांड किए मीन्स आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके लास्ट में जो भी आंसर आता है तो किस प्रॉपर्टी को यूज करके आ रहा है वो हमको लिखना रहेगी। तो देखिए यहाँ पर 43 1 6 लिखा है, देन 35 7 4 लिखा है, जो थर्ड रो है वो 17 3 और 2 लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें इवेल्युएट करना है। अब देखिए क्या करें हम, C1 में से हमको ये वाला एलिमेंट तो 173 ही दे रखा है, ये तो छोटे हैं, मतलब जो नंबर से छोटे छोटे, बट यहाँ 43 35 17 है, तो हम इसमें कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि छोटे से छोटा बनता चला जाए। तो देखो यदि 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं C3 में तो 7 6 42 होगा, 43 में से 42 में 1 आ जाएगा, तो इजी वे में हो जाएगा। तो हम क्या करें, C1 में ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, C1 - 7 C3। ध्यान से समझिएगा, जो C3 है ना ये वाला, इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको किस में से माइनस कर रही हूँ, C1 में से। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 43 देखिए 7 6 43 43 - 43 यानी क्या मिलेगा हमको 0, देन 1 एज इट इज रहेगा ये, और ये 6 रहेगा, फिर 7 4 कितना आएगा 28। अब 7 4 28 कर रहे हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर 35 में से जब आप 28 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ 7 6 42 होगा ना, 42 - 40 43 - 42 है 1 होगा, सॉरी हाँ। अब यहाँ 7 4 28 होगा, तो 35 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 7 4 28 माइनस करा तो यहाँ 7 आ जाएगा,
फिर ये 7 एज इट इज रहेगा, ये 4 हो गया। देन 2 7 जा कितना होगा 14 होगा। 14 को जब हम 17 में से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3, और ये तो ऑलरेडी 3 और 2 है। अब देखिए यहाँ पर C1 और C2 के जो एलिमेंट्स हो बिल्कुल सेम है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जब कोई दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स सेम होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है। मतलब यहाँ पर यहाँ हमको क्या दिख रहा है C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, therefore del इज इक्वल टू 0। मतलब बिना एक्सपांड किए हम इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करके और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 0। बस इतना यदि आप लिख देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो हमने यहाँ लिख दिया C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दोनों कैसे हैं एक जैसे दिख रहे हैं उसके एलिमेंट्स, तो आंसर क्या मिलेगा 0। बस आज हम इतना ही लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। अब एनसीईआरटी बुक में से जो भी क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी, फिर आप उस टाइप से क्वेश्चन घर पे सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि अभी भी यहाँ के इनमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।